नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। आखिर क्या है हरियाणा बीजेपी में बढ़ती सियासी हलचल का राज? बीजेपी की सेंटर लीडरशिप हरियाणा को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रही है। दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच आवाजाही अचानक बढ़ गई है। खुद प्रधानमंत्री मोदी स्टेट लीडरशिप से मिल चुके हैं। ऐसे वक्त में जब सरकार अपना आधा कार्यकाल पूरा कर चुकी है, हरियाणा और दिल्ली में होती बैठकों ने सियासी पारा बढ़ा दिया। मिशन 2024 से पहले सरकार को निकाय और पंचायत चुनाव की परीक्षा पास करनी होगी। वही पंजाब फतह के बाद आम आदमी पार्टी की भी हरियाणा में सक्रियता बढ़ गई है। हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस भी सड़कों पर है। ऐसे में क्या है बीजेपी की अति सक्रियता का राज? दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच आखिर क्या पक रहा है? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। भाजपा में अचानक सियासी हलचल बढ़ गई है। दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच बैठकों का दौर जोर पकड़ रहा है, जिसने राजनीतिक पंडितों के कान खड़े कर दिए हैं। प्रदेश के सभी लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसदों ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की, जिसमें विकास योजनाओं के साथ साथ चंडीगढ़ और एसवाईएल के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। तो वहीं दिल्ली में सीएम मनोहर लाल भी पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। शुक्रवार को दिल्ली में ही हरियाणा के सभी भाजपा सांसदों की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद रहेंगे। चर्चा है कि इसमें पंचायत और निकाय चुनाव पर मंथन किया जाएगा। वहीं इससे पहले दिल्ली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत पार्टी नेता और सांसद दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के आवास पर भी जुटे थे। इसी सिलसिले में 2 अप्रैल को पंचकुला में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने मैराथन बैठकें ली, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक दल, सांसद, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश संगठन पदाधिकारियों के साथ सभी ज्वलंत मुद्दों पर अलग अलग सत्र में चर्चा की गई। एक मार्गदर्शन के विषय होते हैं, इसमें कोई डिटेलिंग ऐसी कोई योजना की बैठक नहीं होती है। ये तो एक किस प्रकार के काम हमारे चल रहे हैं, कैसे संगठन की गतिविधियां चल रही हैं, संगठन के काम करते समय कोई कठिनाई कोई आती है तो उसकी जानकारी सब विधायक, सब मंत्रिमंडल के लोग आपस में साथी, यानी एक संगठन शास्त्र का मैंने बताया एक रेगुलर रूटीन प्रक्रिया है। अचानक बैठकों का दौर शुरू होने से कयास शुरू हो गए हैं कि क्या हरियाणा भाजपा मिशन 2024 में जुट गई है या फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत और हरियाणा की तरफ बढ़ते उसके कदम का ये असर है। राज्य में शहरी निगम और पंचायत के चुनाव भी पास ही हैं। हरियाणा कांग्रेस भी विरोध प्रदर्शनों के जरिए सड़क पर नजर आने लगी है। इसी बीच हरियाणा भाजपा में बैठक और मंथन का दौर ये दर्शाता है कि पार्टी अपने विरोधियों को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। 2024 की तैयारी है। आधा कार्यकाल हरियाणा सरकार ने पूरा कर लिया और ऐसे में तमाम सरगर्मियों के बीच पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत और उसके बाद हरियाणा में उसकी सक्रियता, प्रदेश कांग्रेस का एकाएक संजीवनी लेकर एक बार फिर से मजबूती के साथ खड़े होने के लिए जो प्रयास है, सड़कों पर उतरी कांग्रेस को देखते हुए। इस बीच जो केंद्रीय लीडरशिप है वो इस वक्त स्टेट लीडरशिप को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नजर आ रहा है। क्या वजह है? बैठकों का दौर इशारा किस ओर, जानने की कोशिश करते हैं। पैनल से मिलवाते हैं। सभी मेहमान जुड़ गए हमारे साथ। प्रवीण अत्रे साहब हैं, आप प्रवक्ता बीजेपी हैं, बहुत स्वागत है सर। बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर जुड़े हैं, गर्ग साहब बहुत स्वागत है। सुभाष चौधरी हमारे साथ जुड़ गए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। अजय गुलिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप प्रवक्ता जेजेपी हैं, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। अत्रे साहब आपसे शुरू कर देती हूँ। सियासतदानों की बैठकें हो रही हैं, बैठकों पर बैठकें हो रही हैं। सियासतदानों की बैठकें हैं तो सियासी मायने भी होंगे। संगठन की बैठकें हैं, संगठन की बैठकें भारतीय जनता पार्टी की होती रहती। जिस तरह से पहले बीएल संतोष जी गुड़गांव के अंदर आए थे, उस वक्त पंजाब चुनाव में हरियाणा से जिन लोगों को प्रभारी तौर पे लगाया गया था, उन लोगों के साथ उन्होंने बैठक की। जो आप पंचकुला की बैठक का अपने शुरुआती पैकेज में जिक्र कर रहे थे, वो संगठन की बैठक थी, जहां पे हमें अपने सीनियर नेताओं का मार्गदर्शन प्राप्त होता है, संगठन का काम कैसे चल रहा है उसके ऊपर चर्चा होती है, आगे आगे पार्टी के क्या प्रोग्राम्स हैं उसके ऊपर चर्चा होती है,
तो संगठन की बैठकें भारतीय जनता पार्टी में चलती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन को सर्वोपरि मानती है। हमारे लिए संगठन शास्त्र है और उस शास्त्र के अनुसार ही संगठन चलता है, ऐसा हम भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं। संगठन की बैठक है और उसमें आगे के लिए मार्गदर्शन आप लोग ले रहे हैं, आगे के लिए बातचीत विचार विमर्श कर रहे हैं मिशन 2024 के लिए। देखिए, ऐसा है, जहां तक मिशन 2024 चाहे आप 2024 की बात करें, किसी भी चुनाव की बात करें, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा एक्टिव मोड में रहता है। जमीनी स्तर पे पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में रह जाके पार्टी की रीति नीति, पार्टी के कार्यक्रम जो है लगातार उसका प्रचार प्रसार करते हैं और ये हमारे लिए ऑनगोइंग प्रोसेस है। हम दूसरों की तरह नहीं है कि अगर चुनाव आया तो उससे एक महीना पहले एक्टिव हो गए, लोगों में घूमना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है, कार्यकर्ता हमेशा और लगातार जनता के बीच में रहता है, जनता के साथ हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं का संवाद बना रहता है। तो ये हमारे लिए एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम दूसरे राजनीतिक दलों से तुलना करते हैं तो शायद आपको ये लग सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक्टिव मोड में रहने वाली पार्टी है। दूसरे दल जो होता है वो चुनाव से पहले एक्टिव होते हैं, अंतर केवल इतना है। ठीक है सुभाष जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। बैठकों का दौर, इशारा कुछ और है क्या? इशारा किस ओर? लाजमी है आपका, क्योंकि इसके राजनीतिक संकेत निश्चित रूप से मिल रहे हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। जैसे कि बात आपने कही है और अभी प्रवीण जी ने भी बात कही है कि संगठन के साथ जो उनकी बैठक चली, ठीक है, वो पार्टी की गतिविधियां और कार्यकर्ताओं को एक तरह से दोबारा से एक्टिवेट करने की एक कोशिश होती है जब आप संगठन की बैठक करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है इस देश में जो जिसके नेता कभी सोते नहीं और न ही अपने कार्यकर्ताओं को वो सोने देते हैं या चैन से बैठने देते हैं। तो ये तो उनकी संगठन की आंतरिक जो प्रक्रिया है, गतिविधियां चलती रहती हैं। रही बात जो प्रधानमंत्री के साथ सांसदों की बैठक की बात आपने कही है, निश्चित रूप से इसके एक बहुत बड़े मायने हैं। पिछले अगर टर्म में देखें मनोहर लाल जी के सरकार में, तो तब उन्होंने SYL को लेकर थोड़ी सक्रियता दिखाई थी और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की बात भी उन्होंने की थी। तत्कालीन राष्ट्रपति के साथ उन्होंने समय भी मांगा था, उनके साथ बैठक भी की थी और कुछ उस प्रकार के आदेश भी जारी करने की बात कही गई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में ये स्थिति पैदा होनी थी। लेकिन क्योंकि अब सरकार वहां भाजपा की है केंद्र में और यहाँ राज्य में वो स्वयं है, दूसरी बार दोबारा चुनकर आए हैं और पंजाब ने जो प्रस्ताव पारित किया है, तो ये एक बिठाया एक मुद्दा ऐसा है जो बहुत लंबे समय से चल रहा है, उसे फिर जगा दिया है। तो उस मुद्दे को लेकर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब बेहद सक्रियता दिखाएगी हरियाणा में, क्योंकि आने वाले समय में इनको पंचायत चुनाव भी है, इनके सामने जो अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव है वो भी सामने है, नगर निगम के चुनाव सामने है, कई नगर निगमों के चुनाव भी होने वाले हैं और उसके बाद जाहिर है 2024 का जो एक निशाना, जो लक्ष्य है वो भी सामने है। तो इसीलिए ये सांसदों के गोलबंद होकर एक मुश्त जाकर प्रधानमंत्री से मिलने की बात बहुत तार्किक लगती है और मुझे तथ्यात्मक भी लगती है। वो इस दृष्टि से कि क्योंकि पहले जो शाह कमीशन है उसने चंडीगढ़ के मुद्दे पर जो बातें कही थी हरियाणा के पक्ष में, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उसको नहीं माना और पंजाब के फेवर में वो बातें चलती रही। जहां तक ऑफिसर्स के रेशियो की बात है, 60 और 40 के रेशियो की बात है या SYL की बातें हैं, तो इसको लेकर, लेकिन क्योंकि अब तो सरकार केंद्र में भाजपा की है, तो इसीलिए अब यहाँ के सांसद इस कोशिश में या फिर यहाँ की सरकार ने इस प्रकार की कोशिश जो शुरू कर दी है, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार पर दबाव डालने की एक कोशिश है उनके सामने कि वो संभव है कि हरियाणा के पक्ष में कुछ ऐसे निर्णय लेकर सामने ला दें जिससे आने वाले समय में मनोहर लाल जी। सांसदों की बैठक है तो ये मैराथन बैठकें जो है वो लगातार हो रही हैं, इसीलिए इसके सियासी मायने समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और खुद अत्र सब आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ सर, दो मेहमान और 1 मिनट में एक चीज क्लियर कर दो, एक चीज क्लियर कर देता हूँ। ठीक है करें। देखिए मेरा निवेदन केवल इतना है, दो चीजें जो दिल्ली के अंदर जो हमारे सांसद है उन्होंने माननीय मोदी जी के साथ जो बैठक की है और पंचायत और निकाय चुनाव, ये दो अलग अलग विषय है। देखिए जब विधानसभा के अंदर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ चंडीगढ़ के ऊपर, उसी वक्त मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में ये कह दिया था कि हम केंद्रीय नेतृत्व केंद्र सरकार में जाएंगे, अपनी बात वहां पे रखेंगे, क्योंकि प्रस्ताव पास करके हमने केंद्र में भेजा।
तो जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट मिले हैं वो तो इस विषय पे मिले हैं कि केंद्र सरकार से निवेदन किया है कि चंडीगढ़ के मामले के अंदर वो अपना इंटरवीन करे। और जो पंचायत और निकाय चुनाव की बात है जिसका जिक्र अभी कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने तो 1 महीना पहले निकाय चुनाव के लिए बाकायदा प्रभारियों की नियुक्ति कर दी थी। उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे अपना काम शुरू कर दिया था। तो दोनों विषय अलग अलग है, मेरा केवल इतना निवेदन। नहीं ठीक है, चंडीगढ़ की बात मान लेते हैं। राव इंद्रजीत के साथ डिनर करने पहुंचे थे तमाम बड़े चेहरे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ब्रेकफास्ट, कल दिल्ली में अब सांसदों की, बीजेपी सांसदों की बैठक है। आप तो कह ही रहे ना सर कि बीजेपी हमेशा एक्टिव मोड में रहने वाली है, इसमें गलत क्या है? अगर आप 2024 के लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं तो इसमें भी क्या गलत है? बिल्कुल सही कहा अनामिका जी, कोई गलत नहीं है। मैं तो केवल इतना बता रहा हूँ कि जो बैठक मोदी जी के साथ सांसदों की हुई है वो चंडीगढ़ के विषय में हुई है, चंडीगढ़ और FYL के विषय में। हाँ। केंद्र सरकार से जो हमने प्रस्ताव पास करके भेजा है उसमें केवल मात्र निवेदन ये किया है कि केंद्र सरकार इस विषय पे इंटरव्यू करे। और जो पंचायत और निकाय चुनाव का विषय है उसके लिए तो मैंने पहले भी कहा, और सवाल के साथ लौटूंगी आपके पास, 2 और मेहमान है। ठीक है सर। बजरंग दास गर्ग जी, बीजेपी ने कुर्सी की पेटी बांध ली है सर। मैडम, हाँ मैडम जी, हर एक राजनीतिक पार्टी अपने स्तर के ऊपर मीटिंग भी करती है, अपने नेताओं से लगातार मिलना जुलना रहता है। ये कोई विशेष बात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी मीटिंग कर रही है या कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार देख लो, रोज मीटिंग चल रही है। महंगाई, बेरोजगारी के ऊपर धरने प्रदर्शन डेली चल रहे हैं, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर के ऊपर। आज चंडीगढ़ मुख्यालय के ऊपर भी महंगाई के ऊपर ले लो आप, बेरोजगारी के ऊपर हमारा प्रदर्शन था। ऐसा तो नहीं है गर्ग साहब कि आपके एक्टिव होने को देखकर बीजेपी ने अपनी एक्टिविटी ज्यादा बढ़ा दी? ये देखो मैडम, ये बात आपने अच्छा सवाल कर लिया। हाँ। बीजेपी के पास कोई मुद्दा तो रहा नहीं, ना तो ये महंगाई पे बात करते हैं, ना बेरोजगारी पे बात करते हैं। ये 2024 की बात करते हैं। बिल्कुल खराब है। कल भी हासी के अंदर एक व्यापारी वहां तो बात तो करेंगे ना, ये तो चाहेंगे नहीं भी हमारा अगली बार 80 पार, पिछली बार अगली भाई हमारी सरकार 73 पार। यही सवाल था मेरा आत्रे साहब। अब रुकिए एक सेकंड साहब, जानी रुक जाइए, सवाल छोड़ दूं मैं जरा आत्रे साहब के लिए, मैं सवाल छोड़ दूं जरा आत्रे साहब के लिए। रुक जाइए, यही सवाल मेरा था आत्रे साहब। आप सब सवाल लिख लीजिए, मैं जवाब नहीं लूंगी, बाद में लूंगी। सवाल लिख लीजिए कि इस बार केवल अपने दम पर सरकार बनाने की तमाम कोशिश है क्या आपकी केंद्र लीडरशिप के साथ जो है तमाम बैठकें हो रही हैं? ठीक है बजरंग दास जी, कंटिन्यू रखिए आप। देखिए क्या है, ये जनता का ध्यान बटाने के लिए आज जनता त्राही कर रही है। खाद्य वस्तुएं महंगी, जरूरत का सामान महंगा, किराना महंगा, फिर जो गैस सिलेंडर 2014 में 400 रुपए था, 1000 पार हो गया। तो कहते हैं 35 रुपए डीजल देंगे, 250 रुपए हम गैस सिलेंडर देंगे, 250 वाला सिलेंडर आपके सामने 1000। तो कहते पेट्रोल, रामदेव जी भी ये भी खुद लगे हुए थे 35 रुपए। भाई 35 रुपए लीटर आई सरकार चाहिए, ये 60 रुपए लीटर आई चाहिए। आज वो 100 पार कर दिया। इसके ऊपर कोई जिक्र नहीं, ना महंगाई पे जिक्र है, ना बेरोजगारी पे जिक्र है। हर रोज हरियाणा में कोई ऐसा एक दिन बता दे जिस दिन व्यापारी के साथ फरोख्ती ना मांगी जाती हो, लूटपाट ना होती हो और हत्या की वारदात तो आपके सामने। 80 में थोड़े दिन पहले एक किराना व्यापारी मारा था, अभी तक उसको पकड़ा नहीं गया। उसके मतलब पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए पुलिस ने इनाम रखा हुआ है। जो भी अपराधी को पकड़ाएगा, जिसको जो पिछान बताएगा, उसको 1 लाख इनाम मिलेगा। अभी तक वो तो पकड़ा नहीं। रात को कल 9:30 बजे एक वो व्यापारी को और मार दिया है। ऐसी स्थिति हरियाणा में जींद में मार दिया, सिपिंदो मार दिया, समालखा मार दिया, रोती पानीपत में कम से कम 6 दुकानदार पर फिरौती, जींद में 10 लाख फिरौती ले गए, 25 लाख हिसार में फिरौती, हर जगह कुंडली में 50 लाख की फिरौती। तो शाम के अंदर गोली मार के 6 लाख की लूटपाट, सिवानी में गोली मार के व्यापारी के दुकान के अंदर मंडी की आड़ में घुस के लूटपाट, बिहानी के अंदर, ये अनेकों बार है। मुख्यमंत्री को चाहिए, सरकार को चाहिए जनता की जान माल की सुरक्षा पे बात करे, जनता को महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए बैठकों में बहुत बिजी हो गई है सरकार। ये बैठक इस बात की करे, प्रधानमंत्री के साथ बैठक इस बात की करे, महंगाई पर अंकुश लगे, ये बात करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया हुआ है, हो गया सर, हो गया। अब इसे बीजेपी की बैठकों से आप इसे केवल क्राइम में मत ले जाइए। पूछ लिया आपने, ठीक है, एक बार पूछ लिए, जवाब ले लूंगी मैं।
अजय गुलिया, बीजेपी ने तो जिस हिसाब से बीजेपी बैठकें कर रही है, दिख रहा है कि वो किस तैयारी में है। अपने बूथे सरकार बनाने के प्रयास में जुटी है बीजेपी, ऐसा कहा जा रहा है। और सुभाष चौधरी यहाँ पर है हमारे साथ, जो कह रहे हैं कि आने वाले समय में इसके परिणाम भी दिखेंगे। जेजेपी की क्या तैयारियां हैं 2024 के लिए? शायद आपकी जरूरत ना पड़े तब बीजेपी को। देखिए मैं एक चीज कह दूं, स्पष्ट कर दूं कि अनामिका जी, प्रत्येक दल की इच्छा रहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा वोट शेयर लेकर के आए, ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर के आए। अगर भारतीय जनता पार्टी की भी ऐसी इच्छा है कि वो ज्यादा सीटें लेकर के आए और अच्छा प्रदर्शन करे, तो ये रहनी भी चाहिए। क्योंकि देखिए, बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है और प्रत्येक राजनीतिक दल ये सोच रखता है, जननायक जनता पार्टी भी ये सोच रखती है कि जिस प्रकार एक नई। गुलिया साहब की आवाज बढ़ाएं जरा स्टूडियो में। जेजेपी में ये गुंजाइश कितनी है बेहतरी की, अजय गुलिया? नहीं, हमारे पास तो बहुत सारी गुंजाइश है ना। देखिए अनामिका जी, 10 महीने पुरानी पार्टी को लोगों ने 10 सीटें दे दी। अब तो एक्सपीरियंस भी है लोगों, उन 5 साल की हमारी साझा सरकार में हमारे काम भी देखे होंगे और ये भी देखा होगा किस प्रकार से दुष्यंत जी निर्णय लेते हैं। किसान के खाते में सीधे पैसे गए, 75% का अधिकार हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार में मिला। ये सारी चीजें हैं, लोग तय करेंगे। देखिए, मैं तो कहता हूँ काम पे चर्चा होनी चाहिए। विरोध करने के लिए तो मैं किसी का भी विरोध करूं या कोई हमारा भी करे, लेकिन चर्चा जो होनी चाहिए वो काम की होनी चाहिए, क्योंकि जनता सरकारें चुनती है जनता के हितार्थ काम करने के लिए। अब चर्चा इस बात पे होनी चाहिए कि ये 75% का कानून हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित में है कि नहीं है, किसान के खाते में सीधे पैसे गए ये उसके हित में है कि नहीं है, ये जो रोडों का जाल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से दुरुस्त किया जा रहा है या नए रोड हरियाणा प्रदेश के आ रहे हैं, हरियाणा प्रदेश के अंदर नई नई सौगात हाईवेज की मिल रही है, ये हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित में है कि नहीं है, इस बात पर चर्चा होनी चाहिए। और जब चर्चा होगी तो लोग स्वयं इस बात का निर्णय करेंगे कि ये सारे काम उनके हित में हैं। अगर उनके हित में हैं तो वो दुष्यंत जी को मजबूत करने का काम करेंगे। और हमारी भी इच्छा है विस्तार की, कि 10 महीने की पार्टी थी, लोगों ने 10 सीटें दी, हमें 17% के लगभग वोट शेयर दिया, इसको बढ़ाएं लोग, हमें अपने वोट के रूप में अपना आशीर्वाद दें और हरियाणा की सेवा करने का मौका लोग हमें दें, ये हमारी भी इच्छा है। मजबूत और कमजोर होने की संभावनाएं सभी के साथ है, हो सकता है बीजेपी के साथ भी हो सकता है कांग्रेस के साथ भी हो सकता है जेजेपी के साथ भी हो। बेशक आप लोग ये कहते रहे कि मोड़ पर मुड़ जाने को राह बदलना नहीं कहते, आप जो चीजें गिनवा रहे हो सकता है लोग इससे आपको वोट दे दें, लेकिन सर बेहतर तो कोई एक ही करेगा। जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कर दिया। गुलिया साहब आ रही हूँ, अत्रे साहब तुरंत आ रही हूँ, 1 मिनट दे दीजिए। नहीं, देखिए अनामिका जी, आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब में किया उसके लिए आम आदमी पार्टी को बधाई। वो हरियाणा में भी प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए भी उनको शुभकामनाएं। लेकिन देखिए एक चीज है कि पंजाब के अंदर कंप्लीट फेलियर था गवर्नमेंट्स का, लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर, मैं हरियाणा प्रदेश के लिए एक बात कह रहा हूँ कि हरियाणा प्रगति के पथ पर अग्रसर है। ये जो सारी चीजें मैंने जिन चीजों का जिक्र किया, ये सारी चीजें, और देखिए मैं एक चीज मानता हूँ कि 100% कोई कह नहीं सकता कि ये बेहतरी की गुंजाइश नहीं है, हमने सब बेहतर कर दिया, नहीं, हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती है। जो इससे पहले की सरकारें थी उन्होंने भी काम किया, अच्छे काम भी किए। अब देखिए वो शुरुआत से अगर हम बात करें, चौधरी देवीलाल जी ने नीति लाए कि बुढ़ापा पेंशन, उसके बाद वो लेकर के आए कि जच्चा बच्चा को गर्भावस्था के दौरान एक महिला को कुपोषण की शिकार ना हो, उसको खाने में कुछ मदद दी जाए, लेके आए, अच्छी स्कीमें थी। बंसीलाल जी लिफ्ट इरिगेशन लेकर के आए, ये अच्छी स्कीमें थी। कांग्रेस के द्वारा भी अच्छी स्कीमें लाई गई, लोगों के लिए काम किया गया। तो ऐसा नहीं है कि सरकारों ने काम नहीं किया, लेकिन लोग सरकार अतीत से सीखते हैं और भविष्य की कल्पना करते हैं। लोग सरकार इसलिए चुनते हैं कि देखिए पिछली बार ये सरकार थी, इसने कैसा काम किया, उससे पहले कौन सी सरकार थी, उन्होंने कैसा काम किया। इस बार ये सरकार को अगर एक मौका और दिया जाए तो और बेहतर काम कर सकती है। में लगा हुआ है, मैराथन बैठकें चल रही है, इस बार डबल इंजन की है, एक इंजन अपनी सर्विसिंग में लगा हुआ है, केंद्रीय लीडरशिप के साथ लगातार बैठकें हो रही हैं। अत्रे साहब के चेहरे पर मुस्कान भी है, उनको समझ में भी आ गया उनकी बारी आ गई। बोलिए सर।
देखिए ऐसे अनामिका जी, मैं 2-3 चीजें कहूंगा। पहले तो जो सवाल आपने किया था उसका जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले देखिए अंतर को समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, अगर आप अंतर को समझेंगे, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस की भी लगातार मीटिंगें चल रही हैं, अंतर केवल ये है कि कांग्रेस की मीटिंग इसलिए होती है कि भाई आपस में सिर्फ उटोवल नहीं करनी है, सबने इकट्ठे रहना है, इस बात की शपथ लीजिए। लेकिन होता क्या है, जैसे आज प्रदर्शन हुआ जिसके अंदर हुड्डा साहब नहीं आए, हुड्डा साहब के 25 विधायक नहीं आए, शैलजा जी अलग से बैठी हुई थी, हुड्डा साहब अलग से बैठे हुए थे। विधानसभा में हुड्डा साहब कुछ और बोल रहे थे, बाहर शैलजा जी कुछ और बोल रही थी। एक तो राजनीतिक दल ये है। दूसरा भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें ऊपर से नीचे तक हर कार्यकर्ता पार्टी के उत्थान के लिए, पार्टी की रीति नीति के लिए काम करता है। देखिए कोई भी राजनीतिक दल है, वो राजनीतिक दल स्वाभाविक है, इसीलिए चुनाव में जाता है कि उसकी कोशिश ये होती है कि वो बहुमत से अपनी सरकार बनाए। जो पिछली बार का जिक्र हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार पहले से 3% वोट ज्यादा लिए। 2014 के मुकाबले 2019 में हमारे 3% वोट बढ़े, लेकिन स्थानीय समीकरणों की वजह से जितनी सीट की हम उम्मीद कर रहे थे उतनी सीट हम नहीं ले पाए। लेकिन सरकार, जनता ने फिर भी भारतीय जनता पार्टी को बनाने का मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अब 2024 में पूरे प्रयत्न में है कि पहले से ज्यादा वोट भी आए और बहुमत से सरकार भी बनाए, और राजनीतिक दल ये कोशिश करता है। अब यहाँ बात करूंगा महंगाई की, जिसका जिक्र कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे। लेकिन यहाँ भी हमें एक चीज समझनी पड़ रही, मैं पहले भी आपके यहाँ पे चर्चा करके गया महंगाई पे, मैंने उस वक्त भी बताया कि इस बात से हम इनकार नहीं करते कि जब यूक्रेन और रशिया में युद्ध शुरू हुआ तो उसका जो प्रभाव पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था पे पड़ा, खासतौर पे तेल की कीमतों पे पड़ा, उससे भी भारत भी उससे छूटा नहीं रह सकता। लेकिन समझना ये है कि दुनिया के बाकी देशों को, चाहे वो विकसित देश है, आप वहां पे तेल की कीमतों को देखिए, वहां पे तेल की कीमतों में इजाफा देखिए, और भारत के अंदर तेल की कीमतों में इजाफा देखिए। मैं यहाँ पे उदाहरण दूंगा विकसित देशों का, चाहे आप स्विट्जरलैंड की बात करें, आप जर्मनी की बात करें, चाहे आप नीदरलैंड की बात करें, आप किसी विकसित देश को देख लीजिए, भारत से ज्यादा कीमतें हैं तेल की। मैं पड़ोसी देशों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पड़ोसी देश विकसित नहीं है। पड़ोसी देशों में तो कहीं पे 250 रुपए प्रति लीटर है, कहीं पे 300 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया। मैं बात कर रहा हूँ उन देशों की जो ये कहते हैं कि हम बहुत विकसित देश है, हमारी व्यवस्था बहुत मजबूत है। उनके मुकाबले भी हमारी तेल की कीमतें कम है। और अगर मैं भारत की बात करता हूं, महंगाई पर ठीक है, मेक इट शॉर्ट। बीजेपी के बैठकों के दौर पर ही रहते हैं सर। अचानक से ऐसा नहीं है कि पहले सीएम साहब का आ रही हूँ, गर्ग साहब आ रही हूँ, इंतजार कीजिए। अभी तो आप हंस रहे थे जब कांग्रेस का जिक्र हो रहा था, मुझे लगा आप तभी टोकेंगे, आप तब नहीं टोके। 1 मिनट मेरा सवाल होने दीजिए। बैठकों पे आ जाते हैं सर। ऐसा नहीं है कि पहले सीएम का दिल्ली दौरा नहीं होता था या पहले आप लोग मिलते नहीं थे या संगठन की मजबूती के लिए कोशिशें नहीं की, लेकिन एकाएक पिछले कुछ दिनों से चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच आवाजाही काफी बढ़ गई है सर। 2.5 साल का आपका कार्यकाल पूरा हुआ, उसके बाद हम आपका जो ग्राउंड जीरो पे जो काम है वो देख रहे हैं। चंडीगढ़ से दिल्ली के बीच की आवाजाही अचानक से बढ़ जाना, क्या ये वाकई मिशन 2024 की आप तैयारी कर रहे हैं कि इस बार तो बैसाखी की जरूरत पड़ी थी लेकिन अगली बार नहीं चाहिए? देखिए अनामिका जी, जहां तक मिशन 2024 की बात आप कर रहे हैं, हमने तो जिस दिन 2019 के चुनाव का नतीजा आया उसके बाद ही मिशन 2024 की तरफ काम करना शुरू कर दिया था, और यही भारतीय जनता पार्टी के काम करने की शैली। अगर आपको याद होगा कि अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, गोवा है, पंजाब है और मणिपुर, जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए, तुरंत आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी गुजरात के अंदर थे अगले ही दिन। क्योंकि हम लोगों का काम करने का यही ढंग है। हम जो पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, देखिए ये वो पार्टी है जहां पे भले ही देश के प्रधानमंत्री हैं, भले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और भले ही आम कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ता है, यहाँ पे नेता कोई नहीं है, और वो कार्यकर्ता, इसमें कुछ बुरा नहीं है। ठीक है, तो अभी एकाएक जो ये चीजें हुई हैं, ये केवल कार्यकाल 2.5 साल का पूरा हुआ इसलिए, या आम आदमी पार्टी को आप लोग लगातार यहाँ पैर पसारते हुए अपने लिए जमीन तलाशते हुए देख रहे हैं? कांग्रेस पहले के मुकाबले ज्यादा एक्टिव हो गई है। आप बैठकें कर रहे हैं तो आपसे कम बैठकें कांग्रेस भी नहीं कर रही है। उसके अलावा कांग्रेस सड़क पर लगातार आपको घेर रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने तो आज बीजेपी को बेशर्म पार्टी तक कह दिया। देखिए जहां तक कांग्रेस की बात है, मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही थी चंडीगढ़ में, कहने तो वो प्रदर्शन था, लेकिन वहां पे इनके विधायक गायब थे, वहां पे पूर्व मुख्यमंत्री गायब थे। मतलब कांग्रेस तो व्यस्त है आपस में जूतम पेजार में। और जो राजनीतिक दल की ऐसी स्थिति हो, देखिए आप पूरे प्रदेश में देखिए कांग्रेस की जिस तरह की स्थिति होती जा रही है, कांग्रेस तो वो दल है जो लगभग मृत प्राय हो चुका है, यूं कहिए का आईसीयू में है, और कांग्रेस मुझे नहीं लगता 2024 के बाद पूरे देश में कहीं बचेगा भी। लेकिन जहां तक बात आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, देखिए एक चीज और देखेंगे अनामिका जी, आप जिस वक्त चंडीगढ़ के ऊपर पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रस्ताव पास किया और
और जो नेता आम आदमी पार्टी के हरियाणा में राजनीति कर रहे थे, उन्होंने जिस तरह से, मैंने पहले भी कहा था कि पूत भले ही कितना टुकुत क्यों ना हो जाए, वो पड़ोसी की गोद में कभी नहीं बैठता, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ये दिखाया कि पंजाब के हक में जाके खड़े हो गए जो हरियाणा में राजनीति कर रहे थे, मतलब पड़ोसी की गोद में बैठ गई। और उसको हमारे हरियाणा का नागरिक भी देख रहा था। तो हरियाणा का नागरिक इस बात को बेहतर समझता है। हरियाणा का नागरिक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने अधिकारियों पे किसी को डाका डालने नहीं दे सकता। तो ये नतीजा तो आप देखिएगा आम आदमी पार्टी के साथ। राजनीतिक ऊँट है साहब, राजनीतिक ऊँट है, किसी करवट बैठ सकता है। पंजाब के भी बड़े बड़े धुरंधर नेताओं ने आम आदमी को बहुत हल्के में लिया था। नहीं, ऐसा है अनामिका कि पंजाब की स्थिति को आप देखेंगे, मैं पंजाब चुनाव के अंदर रहा हूं, मैंने पंजाब के राजनीतिक हालात को देखा है। वहां पे जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने जो घोषणाएं की, जो मुफ्त की राजनीति करने की कोशिश की, दूसरा जो ट्रेडिशनल दल वहां पे लगातार राजनीति कर रहे थे, चाहे कांग्रेस की बात करें, अकाली दल की बात करें, उनसे जनता की नाराजगी, जनता का एक विकल्प को खोजना और आम आदमी पार्टी का जिस तरह से मुफ्त की घोषणाएं करना, वो सब उसका मिश्रण है। पंजाब की जनता ने किसी को जिताने के लिए वोट नहीं दिया, उन्होंने हराने के लिए वोट दिया है, ये मेरा मानना है। लेकिन आपने सुना कि बीजेपी संगठन वाली पार्टी है, इसलिए संगठनात्मक बैठक होती रहती है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि कांग्रेस में भी बैठकें हो रही हैं, लेकिन आपस में सिर्फ फुटअव्वल मत करो, इसके लिए किया। सड़क पर उतरकर जो आप बार बार प्रदर्शन कर रहे थे, जैसे आज महंगाई के मोर्चे पर आप लोगों ने घेरा, कई बार घेर लिया, उसके लिए वो कह रहे हैं कि आपस में जुतम पे जा रहे हैं। वो क्या सवाल पूछेंगे? गर्ग साहब जवाब दीजिए। मैडम जी, जहाँ बड़ी पार्टी होती है उनका सिस्टम होता है। ये वहाँ पार्टी का प्रदर्शन था, वहाँ पार्टी काम कर रही थी। जब विधायक दल की मीटिंग हो, विपक्ष के नेता हुड्डा साहब है, अपनी मीटिंग करेंगे, वो केंद्र में अपनी बात पहुंचा रहे हैं, ये स्टेट में पहुंचा रहे हैं, इनको तकलीफ किस बात की? हम हमारे घर में कुछ करें, इन्होंने हमारे घर में ताका जाकी करने की जरूरत है। हमने तो हुड्डा साहब का खुद का बयान आया है, महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, प्रदेश कांग्रेस के घर में वाकई झांकने की जरूरत है। भगत मान नहीं, फर्क इस बात का है। जब भगवंत मान जी का बयान आया था, चंडीगढ़ के ऊपर अपना हक जताया था, हुड्डा साहब ने आज बयान पढ़ लो, उन्हें कहा मीटिंग करके राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस पार्टी मिलेगी, मिलने का समय मांगा है, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। जब हरियाणा की जनता की हित की लड़ाई ना लड़ते हो तो बताए। एक मत से ऊपर शैलजा जी है, एक मत से बात कर रहे हैं, हुड्डा साहब एक मत से बात कर रहे हैं। जहां ये जरूरी थोड़ी है भाई विपक्ष का नेता जो है, सीएलपी नेता भी इकट्ठा हो, प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली पर प्रोग्राम दिल्ली भी करेंगे, हरियाणा है तो हरियाणा भी करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं बजरंग जिलों के अंदर भी बजरंग दास जी, आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा कांग्रेस एक बार फिर से खड़े होने की जुगत में है और बहुत पुरजोर कोशिश कर रही है, इसीलिए प्रदेश कांग्रेस दौड़ लगा रही है कि आप खड़े हुए, उससे पहले आगे निकल जाएंगे। प्रदेश बीजेपी इसलिए दौड़ लगा रही है। मैडम जी, खड़े होने की जरूरत नहीं है, हम खड़े हैं, हम मैडम जी खड़े हैं। मुख्य विपक्ष की भूमिका अच्छे ढंग से निभा रहे हैं। कोई ऐसा मुद्दा देश के अंदर, हरियाणा छोड़िए आप, देश के अंदर कोई भी ऐसा मुद्दा हो जो जनता के खिलाफ खड़े होने पे तो बोल दिया, बीजेपी के दौड़ पे तो बोला नहीं ना आपने। लड़ाई लड़ी है। फिर से सुनिए सवाल सुनिए, तब तो जवाब देंगे ना महाराज। आपके साथ सवाल सुनिए तब तो जवाब देंगे। सवाल है, प्रदेश में आप लोग पहले के मुकाबले बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं, कोई दो राय नहीं है। मैंने अत्रे साहब को भी कहा कि आप बैठकें कर रहे हैं तो कोई कम बैठकें कांग्रेस भी नहीं कर रही है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं इस पैनल पर कि चूंकि हम एक बार फिर से सत्ता में आने के लिए, प्रदेश कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए हर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी चंडीगढ़ से दिल्ली बार बार दौड़ रही है, आप ये कह रहे हैं क्या? देखिए मैडम जी, मैंने पहले भी कहा ये इनका निजी मामला है। पार्टियां मीटिंग करती रहती है, ये जरूर है रात को सोते टाइम भी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस दिखती है। एक मेरे साथी ने कहा 75% युवाओं को रोजगार देने की पॉलिसी बनाई, मगर सरकार ने अब तक ये पॉलिसी नहीं बनाई भी युवाओं को रोजगार कैसे देंगे। जो उनके राज के अंदर 7 साल के अंदर जो उद्योग बंद हुए हैं, जिसके कारण लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, उनको तो रोजगार दे नहीं पाए। नए लोग हरियाणा में कैसे लगेंगे? कोई पॉलिसी नहीं,
ना इन्होंने कोई, आप देखो, सस्ती जमीन उद्योगपतियों देने की बात करी, ना बिजली के बिल कम करने की बात करी, ना बिजली के बिलों में सब्सिडी देने की बात करी। इन्होंने ये मुद्दे गिनाने शुरू किए कौथरे साहब और गुलिया जी, मुझे इनका पहला सवाल याद आ गया। इन मुद्दों पर बैठ के कीजिए आप लोग, इन मुद्दों पर तो ये भी नोट कर लीजिए। जब मेरे साथी ने सवाल किया था, हमने 75% युवाओं को रोजगार देने का निर्णय सरकार के अंदर ऐतिहासिक लिया है। मेरे साथी को बताया जाता हूँ 75% रोजगार जब दोगे, जब नए लगेंगे, उसके लिए आप मैं ले लूंगी जवाब, आप रिपीट करें। ठीक है, आपने इंतजार कीजिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा भी हमने 2.5 साल के अंदर काफी काम किए हैं, लोगों ने हमारा काम देखा है। 2.5 साल में क्या काम किया? शराब घोटाला किया। 2.5 साल में क्या किया? खनन घोटाला किया, धान घोटाला किया, बाजार घोटाला। जनता नहीं देख रही क्या? एक भी सबकी इंक्वायरी बैठी, लोकल में इंक्वायरी बिठा दी और आज तक किसी का रिजल्ट नहीं आया। जबकि विपक्षी नेता, कांग्रेस पार्टी, प्रदेश की जनता सभी ने आवाज उठाई, इनकी सीबीआई जांच करवाई जाए, सीटिंग जो बजरंग जी रुक जाइए। ठीक है, रिपीट नहीं कर रहा मैं सवाल, आपने सवाल पूछ लिया, मैं उसका जवाब ले लूंगी। और सरकार के दोनों ही स्पोक्स पर्सन यहाँ पर बार बार हैंड रेज कर रहे हैं कि हमें जवाब देने का मौका दीजिए, आपको जवाब मिलेगा। सुभाष जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। बीजेपी की सेंटर लीडरशिप हरियाणा में कुछ ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है, इसके पीछे के कारणों को आप समझ पा रहे हैं? हाँ, देखिए, मैं आपको देखिए 1966 से जो चंडीगढ़ और एसवाईएल का मुद्दा है वो लाइव है, और दोनों प्रदेशों, बल्कि 3 प्रदेशों के बीच का ये विवाद बना हुआ है, और इसके लिए तीनों ही पार्टियां जिम्मेदार हैं। आज जो तीनों स्पोक्स पर्सन यहाँ मौजूद हैं, उनमें से भाजपा भी और इनेलो जिससे अलग होकर जजपा बनी है वो भी सरकार में रही है, और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी लंबे अरसे तक इस प्रदेश में शासन करती रही है। तो ये इन तीनों के दौरान ये मुद्दे लाइव थे और इसको हल नहीं किया गया। हालांकि आप देखें, केंद्र सरकार लगातार, अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देखें, उसके विवाद को हल करने का बहुत ज्यादा क्रेडिट लेती है। साउथ में अगर आप तेलंगाना और दूसरे जो राज्य हैं, तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, उसके विवाद की बात वो करते हैं, वो हमने हल करा दिया। इस तरह के सीमा विवाद हल कराने की बात वो क्रेडिट ले रहे हैं, लगातार अपनी पीठ थपथपाते हैं। लेकिन 1966 से ये चंडीगढ़ और एसवाईएल का मुद्दा लाइव है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के बीच में, हिमाचल को भी इससे आप अलग नहीं कर सकते क्योंकि वो भी पंजाब से ही अलग हुआ है, और उन्होंने भी इस पर दावा ठोका है, और उनके भी कुछ ऑफिस चंडीगढ़ में अभी वर्तमान में चल रहे हैं। तो इस चीज को, ये एक बड़ा इशू है, एक सेंसिटिव इशू है हरियाणा के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गतिविधि, जो आपने सवाल किया, बहुत लाजमी है कि ये जो गतिविधि चल रही है केंद्र और हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक जो आपको तरंगे दिख रही हैं, ये तरंगे निश्चित रूप से ये संकेत दे रही हैं कि केंद्र सरकार संभव है कि कुछ न कुछ कदम उठाने जा रही है। जैसा, मैं एक उदाहरण के लिए बताऊं कि जैसे कि चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर लगातार पंजाब के जो राज्यपाल होते हैं उन्हीं को नियुक्त किया जाता है। संभव है इसको रोटेशनल किया जाए कि एक बार हरियाणा के राज्यपाल बनेंगे, एक बार पंजाब के बनेंगे। इसी तरह से जो ऑफिसर 60-40 का रेशियो है और वो कम होते होते 30-29% पर चला गया है हरियाणा का, उस रेशियो को मेंटेन करने की दिशा में भी कदम उठाया जाए। क्योंकि अभी आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले की बात है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ आए थे और उन्होंने चंडीगढ़ के जो कर्मचारी हैं उनके लिए उन्होंने केंद्र सरकार की जो पे कमीशन है उसको लागू करने, पे स्केल लागू करने का उन्होंने वायदा किया, उसकी घोषणा कर दी। इसको लेकर चंडीगढ़ में हाईतौबा मचा हुआ है। और ये भी एक बड़ा इशू है, जो पंजाब के कर्मचारी हैं, जो पंजाब से आए हुए लोग हैं, उनके लिए वो पंजाब का स्केल लागू होगा और वो अब कम हो गया केंद्र सरकार के स्केल के सामने। तो ये सब एक बड़ा इशू है, और इसी इशू को लेकर के जो हलचल आप देख रहे हैं, इस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री आने वाले समय में कुछ न कुछ ऐसा कदम उठाएंगे, कुछ ऐसा निर्णय देंगे। एक सवाल और है सुभाष जी, एक सवाल और है जी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी जिस तरह से अपने लिए जमीन तलाश रही है, कांग्रेस आपसी गुटबाजी के बाद भी, भले इसे गर्ग साहब स्वीकार करे ना करे, ये सतह पर उभर कर आती रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आप खुद एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और विश्लेषक भी हैं। कांग्रेस अब पहले के मुकाबले खुद को ज्यादा मजबूत करने की जुगत में जुट गई है
और वो एक्टिवनेस दिख रहा है। मजबूत कितनी हुई वो पार्टी जाने, लोग तय करेंगे, लेकिन वो एक्टिवनेस दिख रहा है। क्या इन चीजों को देखते हुए बीजेपी जो है, प्रदेश बीजेपी या फिर इनका जो सेंट्रल लीडरशिप है, वो इस कोशिश में है कि पहले हम कम हुए, हमें गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी, अब कहीं अगली दफा ये ना हो कि फिर से हमें इसी तरह की नौबत झेलनी पड़े, तो हम पहले के मुकाबले कैसे मजबूत करें खुद को, ये भी एक कोशिश है क्या? बिल्कुल, देखिए आपका सवाल बेहद प्रासंगिक है वर्तमान परिदृश्य में। ये भारतीय जनता पार्टी, अगर आप देखें उनकी नीतियां ऐसी रही हैं, हालांकि एनडीए में बहुत सारी पार्टियां शामिल थी और वो एक एक कर इससे निकलती चली गई, चाहे उसके कारण जो भी हो, ये अलग विश्लेषण का विषय हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हाल के वर्षों में उस प्रकार की नीति पर चलने की दिशा में है कि ये बैसाखी पर चलना पसंद नहीं करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो इक्वेशन, जैसे अभी गुलिया जी कह रहे थे और वो आम आदमी पार्टी को जीत की शुभकामना भी दे रहे थे पंजाब में, तो इसके संकेत भी मिल रहे हैं कि आने वाले समय में आपको राजनीतिक समीकरण यहाँ बड़ी तेज गति से बदलता हुआ दिख सकता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और आम आदमी पार्टी जितनी तीव्रता से यहाँ सक्रिय हो रही है, क्योंकि 2 दिशाओं से उन्होंने हरियाणा को घेर लिया, दिल्ली में उसकी सरकार है, पंजाब में अब उनकी सरकार बन गई है, और दोनों ही राज्यों में हरियाणा से बेटी रोटी का रिश्ता है। बहुत सारे लोग, हजारों की फैमिली ऐसी है जिनके संबंध हैं, पारिवारिक संबंध हैं, तो जाहिर है उसके थ्रू जो चर्चाएं होती हैं, जो संकेत आते हैं, उसका राजनीतिक असर भी दिखता है। तो वो राजनीतिक असर हरियाणा के राजनीतिक क्षितिज पर भी निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। और आम आदमी पार्टी एक बड़ा फैक्टर है, वो तो आने वाला समय बताएगा कि कितनी मजबूत होकर ये उभरती है यहाँ, लेकिन बड़ा फैक्टर इस दृष्टि से है कि 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सामने आई, लेकिन उनके लिए इस चुनावी परिणाम का सबसे बड़ा इशू अगर कोई है तो वो है पंजाब में आम आदमी पार्टी का इतनी बहुमत के साथ जीतना। तो इसीलिए उनको ये दिक्कत है। और मुझे लगता है ये जो सक्रियता चल रही है, जो मैराथन बैठक आप देख रहे हैं लगातार कई दिनों से संगठनात्मक है, या सांसदों के साथ प्रधानमंत्री की जो चाय पार्टी हुई है, जो ब्रेकफास्ट हुआ है, ये इसके निश्चित रूप से मायने आपको आने वाले समय में दिखेंगे, बिल्कुल दिखेंगे। और आम आदमी पार्टी एक फैक्टर भारतीय जनता पार्टी के लिए है, चाहे अभी वो इस चीज को स्वीकार न करें प्रवीण जी, लेकिन मेरा अपना मानना है कि वो एक बहुत बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए है। जी ठीक है, गुलिया साहब। देखिए अनामिका जी, अभी मेरे साथी बजरंग दास जी ने कहा, गर्ग साहब ने, कि हरियाणा में फैक्ट्रियां, देखिए गलत प्रचार करना और लोगों के बीच में जाकर के झूठ बोलना, ये मैं नहीं समझता कि ये लोग, कांग्रेस के लोग कहां से सीख करके आते हैं। लेकिन ये जरूर है कि ये जरूर राहुल गांधी से प्रेरित हैं और राहुल गांधी जी से सीख करके आते हैं। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि मारुति हरियाणा छोड़ के जा रही है। मारुति ने स्वयं आकर के कहा कि हमने तो स्वयं सरकार से मांग करी है कि खरखोदा में बहुत बड़ा प्लांट लगाएंगे। हरियाणा में कितनी फैक्ट्रियां, आपकी बारी में बोला था, आपकी बारी में मैं बोला था। बजरंग दास जी ऐसे नहीं, बहुत देर में गई हूं मैं, जवाब लीजिए, जवाब सुनिए पहले। इन्होंने सवाल किया, मैं कोई बात, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं महाराज। मैं यही कह रहा हूँ, इसे ये तो पूछ लो कितना लोग हरियाणा में नहीं लगे, 75% रोजगार कहाँ से देंगे? आपके रिपीट करने की जरूरत नहीं थी, कौन से प्राइवेट सेक्टर से देंगे? बजरंग दास जी, आपका सवाल पहुंच गया, जवाब सुनिए। मैं रिपीट कहाँ कर रहा हूँ? आपका सवाल पहुंच गया सर, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। आ रही हूँ मैं, इंतजार कीजिए, जवाब सुनिए अजय जी। नहीं अनामिका, हाँ। अनामिका जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए बजरंग दास जी को ये जरूर बताया जाए कि, और आप बताते भी रहते हैं बीच बीच में, कि देखिए जब ये चर्चा कर रहे थे, ये बोल रहे थे, इनके बीच में किसी ने बोलने का काम नहीं किया। अब हम जवाब दे रहे हैं, वो गलत है सही है, वो तो जनता तय करेगी ना, तो बजरंग दास जी तय कर सकते हैं या आप बैठिए उसको तय करने के लिए, तो वो तो जनता तय करेगी। अब देखिए मारुति के बारे में भ्रम का ये लोग प्रचार किया कि मारुति चलेगी। अब मारुति ने स्वयं आकर के कहा कि हमने तो स्वयं डिमांड करी है कि खरखोदा में बहुत ज्यादा जमीन हमें दी जाए ताकि प्लांट लगाएं, जिससे कि 17 से 18 हजार नई नौकरियां हरियाणा प्रदेश में जनरेट होंगी। अगर 75% का हिसाब लगाऊं तो उसके अंदर ये मान करके चले हैं 12-13 हजार नौकरियां तो हरियाणा प्रदेश के बच्चों को उसमें मिलने वाली है। मारुति नया प्लांट लगाएंगे तो वो नौकरियां हरियाणा प्रदेश के बच्चों को ही मिलेंगी।
अब पता नहीं बजरंग दास जी किसकी गिनती हरियाणा प्रदेश के बच्चों में करते हैं नहीं करते हैं, वो तो ये तय करेंगे, इनकी पार्टी तय करेगी। अब दूसरी बात मैं एक चीज और कहूंगा, जो इन्होंने कहा कि ये घोटाला हो गया वो घोटाला हो गया, अभी जांच चल रही है, जांच के नतीजे आएंगे। ये जांच तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी चल रही है, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भी चल रही है। यही तो होगा ना, क्या उनको आज जेल में डाल दिया? नहीं डाल दिया गया ना, वो माननीय कोर्ट निर्णय करेगा। अगर जांच के अंदर वो दोषी पाए गए, उनको सजा हुई तो वो जेल जाएंगे, अगर वो निर्दोष साबित हुए तो बाहर रहेंगे। तो जांच के ऊपर अगर कोई टोका टिप्पणी इनको करनी है तो ये सोच करके चले कि इनके खुद के घर शीशे के हैं, दूसरों के ऊपर टिप्पणी करें। अरे जांच देखिए, किसी भी कोई भी राजनीतिक फैसला होता है, कुछ लोग उससे खुश होते हैं और कुछ लोग उससे नाराज होते हैं। जो लोग नाराज होते हैं वो उसके खिलाफ कोर्ट में जाते हैं, वो जांच होती है, जांच का नतीजा तो आने दें। डिबेट पे वापस आते हैं, डिबेट पे इन्होंने सवाल पूछा, आपने जवाब दे दिया। डिबेट है बीजेपी के बैठकों के दौर पर। गर्ग जी अपनी बारी में, मैं आतरे साहब 1 सेकंड इनका सवाल का जवाब प्लीज। 2 सेकंड दिया, 2 सेकंड दिया, बोलिए 2 सेकंड दिया, बोलिए मैडम जी। हाँ, इन्होंने ये कहा कि जांच होती रहती है। जब कोरोना महामारी के अंदर रजिस्ट्रियां बैन थी, अरबों रुपए की रजिस्ट्री कैसे हो गई? जब शराब जो पुलिस कस्टडी में शराब थी, कोरोना महामारी में वो पुलिस कस्टडी की शराब भी की, उसकी भी जांच हो गया। शराब घोटाले पे मैं बैठी सारे आंकड़े आने के बावजूद फिर भी जांच। डिबेट को डिरेल ना करे प्लीज। बीजेपी के बैठकों के दौर पर बात हो रही है, वो क्यों हो रही है और क्या चाह रही है बीजेपी, किन कोशिशों में, यही मुद्दा है। बात उन्होंने छेड़ी थी। नहीं, सवाल आपने पूछा था, उन्होंने दे दिया जवाब। आपने 75% घोटालों का जिक्र किया था। जिस दिन शराब घोटाले पे बैठूंगी फिर इस पर बात कर लेंगे। खड़े डाउन कीजिए। अजय गुलिया, जिन चीजों को आप गिना रहे हैं कि हम 75% लाए, हमने किसानों को डायरेक्ट पेमेंट की, हमने मंडियों में पहले के मुकाबले व्यवस्था ठीक की है, हमने पेंशन की बात कही थी, हम वो कर रहे हैं। केवल जेजेपी को इसके वोट नहीं मिलेंगे, आप गठबंधन में हैं, इसके वोट बीजेपी को भी मिलेंगे। तो आप खुद को आज कहाँ खड़ा पाते हैं जब बीजेपी की मैराथन मीटिंग्स आप देख रहे हैं? तो 2024 के लिए आपकी खुद की क्या तैयारी है? हो सकता है कि बीजेपी की इतनी कोशिशों के बाद शायद 2024 में, ये 2.5 साल का आप लोगों का कार्यकाल हो गया, अगली बार आपकी जरूरत उनको ना पड़े, हो सकता है। तो वहां पर आप खुद को कहाँ खड़ा पाते हैं और कहाँ खड़े होने के लिए या फिर बैठने के लिए आप अभी क्या कोशिशें कर रहे हैं? देखिए अनामिका जी, मैंने आपको चर्चा की शुरुआत में भी कहा था, ये बीजेपी का अपने संगठन का निर्णय है, वो कितनी बैठकें करते हैं नहीं करते हैं, और पार्टी को मजबूत करने की सबकी सोच। देखिए जननायक जनता पार्टी का अभी पूरे 1 महीना हमारी ड्राइव चल रही है, मेंबरशिप अभियान चला रहे हैं। इसके अंदर प्रत्येक हल्के से 5000 नए कार्यकर्ताओं को पार्टी के साथ जोड़ा जा रहा है, और कई हल्कों में तो और डिमांड आई है कि हमें और मेंबरशिप की कापियां दी जाए, वो और भी बढ़ जाएंगी, संख्या और भी बढ़ेगी। तो देखिए प्रत्येक राजनीतिक दल का है अपना, हमारा भी चल रहा है मेंबरशिप ड्राइव। मैं स्वयं भी, हमारी भी कहीं ड्यूटी लगी है, लोगों के बीच में जाते हैं और लोगों से अपना रिपोर्ट कार्ड तय कराने में लगे हुए हैं। ये देखिए, ये संगठन की एक अपनी सोच होती है, हम लोगों के बीच में जाकर के अपने काम पे चर्चा कर रहे हैं। अभी कहीं तो कमी तो नहीं रहेगी, कहीं दिग्विजय चौटाला ने ही जाहिर कर दिया था, ये कहते हुए कि अगली बार नाम के आगे से डिप्टी हटाना है। इसीलिए मैंने कोशिशें पूछ ली सर। बीजेपी एकदम दौड़ने लगी है चंडीगढ़ से दिल्ली। नहीं आपको डिप्टी हटाना है। नहीं अनामिका जी, देखिए, नहीं अनामिका जी, बिल्कुल अच्छी बात है। देखिए प्रत्येक, मैं तो आम आदमी पार्टी के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए प्रत्येक राजनीतिक दल की सोच होती है और प्रत्येक व्यक्ति की भी जीवन में सोच होती है कि वो तरक्की करे। हम लोगों को, जिनको के हरियाणा प्रदेश के लोग सीरियस नहीं लेते थे, लोग कहते थे कि 200-300 युवाओं का टोल है, उन्होंने 10 महीने में एक पार्टी खड़ी कर दी। एक ऐसे ऊर्जावान नेता का चेहरा था हमारे पास, दुष्यंत जी को लोग चाहते थे, 10 महीने के अंदर पार्टी खड़ी करी, 10 सीटें लेकर के आए। और उसमें भी मैं एक चीज कहता हूँ, देखिए हमारी पहली कंडीशन ये थी अनामिका जी कि हम लोगों के बीच में ये वादे करके आप ये वादे पूरे कर दो, हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दिल दिखाया और कहा कि बिल्कुल आपकी मांगे हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित में है, हम ये सारी मांगे पूरा करने के लिए तैयार हैं। हम लोग अलायंस में। अब 5 साल बाद हरियाणा के
मुद्दे बदलेंगे, परिवेश भी बदलेगा। कितनी डिमांड हम लोगों की पूरी करके जाएंगे। मैं ये मानता हूं कि 80 से 90% जो वादे हमने किए थे, अगर हम पूरे करते हैं तो हम सफल हैं। देखिए 100% की तो मैं कहता नहीं, हो जाए तो बहुत बेहतर है, लेकिन 80-90% जो वादे हम करके आए थे लगभग अगर पूरे करेंगे तो लोगों के बीच में वोट मांगने जाएंगे। वो लोग तय करेंगे कि हमने कैसा काम किया, कैसा काम नहीं किया, और जिस प्रकार से, जिस रफ्तार से चल रहे हैं। आपका घोषणा पत्र अलग था, बीजेपी का अलग था, आपके वादे अलग थे, नारेबाजी भी अलग थी। मैं नहीं जा रही वहां पर। आप जिन कामों को गिनवा रहे हैं वो सरकार के काम है। जब अगली बार वोट करने जाएंगे तो उसे सरकार के काम के तौर पर ही देखा जाएगा। आप भले ही ये मंच से कहेंगे कि हमने ये कहा था, हमने कर दिया, लेकिन उन मुद्दों के लिए वोट बीजेपी भी मांगने जाएगी। तभी आप लोगों का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था। केवल काम गिनवाने से बात बन जाएगी क्या, या जमीनी स्तर पर कुछ काम करना है आपको? नहीं अनामिका जी, मैं वही तो बता रहा हूँ, जमीनी स्तर पर हम प्रत्येक हल्के में 5000 नए कार्यकर्ताओं को पार्टी के साथ जोड़ने की हमारी एक मुहिम चल रही है। मेरी भी ड्यूटी कहीं लगी हुई है। प्रत्येक, मैं तो एक चीज कह दूं कि जननायक जनता पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर एक कार्यकर्ता, एक आम पदाधिकारी और प्रदेश का मुख्यमंत्री भी संगठन के अंदर बराबर। दुष्यंत जी की भी कहीं ड्यूटी लगी हुई है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की भी कहीं ड्यूटी है, दिग्विजय जी की। वो अपने समय में से समय निकाल करके लोगों के बीच में स्वयं जाकर के नए लोगों को सदस्य बनाने का काम वो स्वयं भी कर रहे हैं। जो काम मैं कर रहा हूँ वो काम स्वयं वो भी कर रहे हैं, और पार्टी करना भी पड़ेगा। आप लोगों ने जो सपना देखा है कि नाम के आगे से डिप्टी हटाना है, करना भी पड़ेगा। ठीक है प्रवीण अत्रे साहब। जी नाविका जी, आप बार बार हैंड रेज कर रहे थे, आपको जवाब देना था। मैं जवाब देता हूँ। देखिए अनामिका जी, यहाँ पे 2-3 बातें विशेष तौर पे जब सुभाष जी जिक्र कर रहे थे, तो सुभाष जी ने एक बात कह दी, मुझे नहीं लगता कि वो कैसे कही, क्योंकि फैक्चुअल वो बात ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जो ये राजनीतिक दल के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, चंडीगढ़ और SYL की जो मुद्दा है, ये समस्या है, इसका समाधान ना होने की जिम्मेवारी है। यहाँ पे आगे मुझे लगता है थोड़ा सा फैक्चुअल गलती कर गए। देखिए भारतीय जनता पार्टी को जब भी हरियाणा के अंदर सत्ता में आने का मौका मिला, चाहे वो गठबंधन में सत्ता में आई, चाहे वो अकेले जिस तरह से अब सत्ता में, अगर इन मुद्दों के ऊपर आप ध्यान से देखेंगे, मैं 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, उससे पहले जनसंघ नाम की पार्टी थी। जब जनता पार्टी 1970 में बनी तो सभी पार्टी को विलय हुआ था, हम सभी जानते हैं। 1970 के अंदर विपक्ष की सरकार, मतलब जनता पार्टी की सरकार बनती है। उसी टाइम पे 1978 में SYL के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपया पंजाब को दिया गया था, जब भारतीय जनता पार्टी, नहीं कहूंगा, जनसंघ के लोग जो है जनता पार्टी में थे और वो सत्ता में थी। पहला। दूसरा, 1987 में जो न्याय युद्ध शुरू हुआ था, वो भी भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर मंगल सेन उसके सहयोगी थे, चौधरी देवीलाल के साथ मिलकर इसी मुद्दे पे हमने यहाँ पे किया। जब पंजाब ने जल समझौते रद्द किए थे 2004 में, तो भारतीय जनता पार्टी के 6 विधायक जो विधानसभा में थे, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। 2016 में जो प्रेसिडेंट रेफरेंस के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, वो कब आया है? जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वरना मसला वो 2004 से लटका पड़ा था। 2016 में तब वो रेफरेंस पे डिसीजन आया जब भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने उसके ऊपर लगातार प्रयास किए। तो मेरा केवल ये कहना है कि इस विषय पे जो प्रयास हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा किए। दूसरी बात जो जिसका जिक्र हो रहा था, देखिए यहाँ हो क्या रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार झूठ बोल रहे हैं और अनवरत झूठ बोल रहे हैं, और मैं उसको मैंने गलत भी नहीं मानता, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब भी इसी तरह का झूठ बोलते हैं, कुमारी शैलजा भी इसी तरह का झूठ बोलते हैं, तो प्रवक्ता बोले कोई गलत काम नहीं कर रहे। कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस खड़ा होने का प्रयास कर रही है। यही बात तो हम सब कह रहे हैं कि कांग्रेस गिरी हुई है, खड़ा होने का प्रयास कर रही है। मैंने नहीं कहा खड़े होने का प्रयास कर रही है, मैंने नहीं कहा खड़ी करते हो। क्या ये ठीक है, मैंने रोक दिया गर्ग साहब, मैंने करेक्ट कर दिया। भाई शोर ना मचाओ। देखिए हमें थोड़ा सा वही कहना, एक पॉलिटिकल डिफरेंस होता है। एक राजनीतिक दल, जैसे हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, क्या वजह है कि अगर कांग्रेस ने कोई बेहतर काम किया होता तो क्या जनता कांग्रेस को वोट ना देती? पूरे देश में ऐसे हालात हो रहे हैं कि जनता कांग्रेस की जमानत तक जब्त करवा रही है। उसकी वजह यही है, जब भी कांग्रेस सत्ता में आई, कांग्रेस ने जनता के संसाधनों को लूटने का काम किया। आप हरियाणा के 10 साल देख लीजिए कांग्रेस के, ओवरऑल क्राइम में 555% की वृद्धि हुई थी, NCRB के आंकड़े आएंगे, और महिलाओं के प्रति अपराध में 174% की वृद्धि हुई थी। अगर आप उन 10 सालों के आंकड़े बावजूद पिछली बार
पिछली बार जब आप सत्ता में आए कांग्रेस पहले के मुकाबले मजबूत हुई थी। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, कांग्रेस पक्ष में है लेकिन आप पहले के मुकाबले मजबूत हुई। अब उनका काम देखकर कहीं ऐसा थोड़ी होता है साहब की आप चलिए ठीक है, आम आदमी पार्टी को अपना मुकाबले में नहीं मानते। मैं आपकी बात को करता हूँ, आम आदमी पार्टी को आप अपने मुकाबले में नहीं मानते, ये समझ में आ रहा है। जेजेपी आपके गठबंधन में अब कुछ नहीं बोल रहे। अगर आप कहते हैं, मैं वही कह रहा हूँ मानवी जी, मेरी बात सुन लीजिए। आप कहते हैं कांग्रेस पहले के मुकाबले मजबूत, भारतीय जनता पार्टी को 2014 के मुकाबले 2019 के पहले 33% वोट मिले थे, 2019 में 36% मिले थे। कांग्रेस के वोट प्रतिशत देख लीजिए कि अगर पहले से देखिए सीटें ज्यादा है, इसमें मैं इनकार नहीं करता। वो स्थानीय समीकरण होते हैं, वोट कितने उम्मीदवारों में बढ़ता है, किस तरह से वोट डालता है, वो अलग विषय है। लेकिन टोटल वोट देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा पहले से मजबूत हुई है, पहले से कमजोर हुई है। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि लगातार कांग्रेस का पतन का कारण ही ये है कि कांग्रेस ने सिवाय संसाधनों की लूट के, अब डीबीटी का जिक्र हो रहा था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का। मैं एक उदाहरण देता हूं, जब देश के अंदर मोदी जी ने डीबीटी शुरू किया, पहले साल ही देश की सरकार को 1,75,000 करोड़ रुपया बचा डीबीटी शुरू होने से। इसका मतलब क्या था कि जब कांग्रेस की सरकार थी वो 1,75,000 करोड़ रुपया नेताओं की जेब में जा रहा था। एक सवाल और पूछ लेती हूँ, फिर आपने सुभाष जी को जवाब दिया था, पहले उनके पास फिर गर्ग साहब के पास जा रही हूँ। सवाल प्रवीण अत्रे साहब आपसे, क्या वाकई आप कांग्रेस को भी अपने मुकाबले में नहीं मानते हरियाणा में? देखिए ऐसा है ना, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस मुकाबले में इस वजह से ही नहीं है क्योंकि कांग्रेस ने, चलिए एक उदाहरण दे देता हूँ, हरियाणा के अंदर जब बुढ़ापा पेंशन वर्तमान सरकार के कार्यकाल के अंदर सीधा खाते में जमा होना शुरू हुआ, 3.25 लाख पेंशन ऐसी पकड़ी गई थी अनामिका जी जो झूठी थी, जो लोग इस दुनिया में नहीं थे, उनके पैसे जा रहे थे पेंशन के नाम पे। किसकी जेब में जा रहे थे? 3.25 लाख लोगों के पैसे ये कांग्रेस के नेताओं की जेब में जा रहे थे ना। जैसे ही वो डायरेक्ट ट्रांसफर होने शुरू हुए तो पता भी सामने आ गई। तो मेरा कहना ये क्या है, जनता जानती है कि इस कांग्रेस ने सिवाय लूट के किया गया है यहाँ पे। देखिए कांग्रेस के टाइम के अंदर पर कैपिटा इनकम थी 1,27,000 करोड़ रुपए, और आज पर कैपिटा इनकम कितनी है? 2,38,000 करोड़ रुपए। कांग्रेस के टाइम में हमारे प्रदेश की जीडीपी जिसकी चिल्ला चिल्ली अभी गर्ग साहब कर रहे थे, मात्र लगभग 4 लाख करोड़ रुपए थी। आज वो दुगने से ज्यादा कैसे हो गई? वो इसी वजह से हुई है कि कांग्रेस सरकार के दौरान लूट होती थी संसाधनों की। वर्तमान सरकार ने हरियाणा के संसाधनों को हरियाणा की जनता पे खत्म कर दिया। एक उदाहरण और दे देता हूँ, अभी आपने देखा होगा जिसका जिक्र हुडा साहब भी करे, नीति आयोग की रिपोर्ट आई, हरियाणा प्रदेश लैंड लॉर्ड स्टेट के अंदर जो एक्सपोर्ट की में नंबर 1 आई है, मतलब निर्यात तैयारी सूचकांक में लैंडलॉर्ड स्टेट के अंदर हरियाणा प्रदेश नंबर 1 है। इससे पता लगता है कि वर्तमान सरकार ने आर्थिक क्षेत्र में किस तरह का काम किया है। मैं केवल यही कहना चाह रहा हूँ, और इसका असर पूरे हरियाणा की जनता कर रहा है। एक उदाहरण और दे देता हूँ, जब कांग्रेस सत्ता में थी पूरे देश के अंदर बार बार कहते थे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, और गरीबी का पैमाना इन्होंने क्या रखा हुआ था? ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जिसकी आय 19,854 रुपए से सालाना से ज्यादा है ना, वो गरीब नहीं है, उससे कम वाला गरीब है, ये कांग्रेस ने रखा हुआ। वर्तमान सरकार ने कितना किया उसको? 46,080 रुपए। और फर्क क्या पड़ा? आज इस सरकार के कार्यक्रमों की वजह से जो 37% लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे थे, मात्र 31% पे छोटा रखिए, टाइम हो गया है। ठीक है, नहीं गर्ग साहब, सुभाष जी से पहले सवाल था, सुभाष जी से होते हुए होंगे। सुभाष जी पहले आप जवाब दे दीजिए। जी, मेरा ये कहना था, जो प्रवीण जी ने कहा कि फैक्चुअल गलत है, मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर मंगल सेन के समय में जो उन्होंने चर्चा की और 70 के दशक की बात की, मैं ये कह रहा था कि केंद्र में आप कितनी बार शासन में आए, चाहे सहयोगी पार्टी के तौर पर या फिर फुल फ्लेज एनडीए के रूप में आए, और फिर आप अभी भाजपा नीत जो गठबंधन या जो भी है आपकी सरकार 7-7.5 वर्षों से चल रही है देश में, सवाल उठता है कि जो चंडीगढ़ का विवाद है, इस विवाद को कौन हल कराएगा? इसमें केंद्र की भूमिका सबसे अहम होती है। जो मैंने कहा कि जो राज्यपाल आप नियुक्त करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, इस 7.5 वर्षों में आपने उसको करेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? एनडीए के शासन में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, 5 वर्ष तक उन्होंने शासन किया देश पर, तब आपने इसको करेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? आप उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को बांटने और उसका क्रेडिट आप लेते हैं, आप झारखंड और बिहार को बांटने और उसका क्रेडिट आप लेते हैं, लेकिन चंडीगढ़ का इशू 1966 से अब तक लाइव है, और आप ये तीनों ही पार्टियां, बल्कि सारी पार्टियां इस एसवाईएल के मुद्दे पर, चंडीगढ़ के इशू पर ये लगातार चुनाव जीतते और हारते आ रहे हैं। मेरा कहना ये है, इसलिए इसमें कोई फैक्चुअल गलत होने की कोई बात
नहीं है। ठीक है सर, गर्ग साहब संक्षेप में। मैडम जी, अब आप ठीक है, ठीक है, रुक जाइए, गर्ग साहब के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 2013 में, ठीक है सुभाष जी, ठीक है सर, ठीक है। 2013 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में सरकार थी। उस समय उन्होंने एसवाएल की नहर को मट्टी गिरवा कर बुनवा दिया। 2014 से लेकर 17 तक पंजाब में सरकार, हरियाणा में अब तक हो गया। 10 सेकंड अत्रे साहब, सरकार, 10 सेकंड अत्रे साहब। किसकी सरकार? देखिए ऐसा है सुभाष जी, मैं फिर दोबारा से आपको ठीक करता हूँ। 10 सेकंड है बस। अटल जी की सरकार, जी मैं अटल जी की सरकार का जिक्र किया। सुभाष जी, जिस वक्त अटल जी केंद्र में सरकार चला रहे थे, पंजाब में सरकार कौन चला रहा था? और अटल जी की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार थी, ये आप भी जानते हैं। हाँ, ये बात SYL पर से बैठेंगे तो मैं जरूर आप लोगों को दोबारा जोड़ लूंगी। बड़ी माफी चाहती हूँ, वक्त की कमी है मेरे पास। आप सबों का बहुत शुक्रिया, आप पैनल का हिस्सा बने और इस तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। पैनल जब बढ़िया हो, जोरदार हो तो ज्ञानवर्धन होता है। नमस्कार।